हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। आज क्या लाए हैं? जैसा कि पता है कि अब आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, इसलिए हम अब आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में मैं काफ़ी हद तक चीज़ें आपको करा भी चुकी हूँ, और आज जो लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के लिए। कोर्स बी की हमारी बुक है मेन पुस्तक हिंदी की स्पर्श भाग 2। वो बुक हमारी दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है गद्य खंड, इसी बुक का गद्य खंड। गद्य खंड का हमारा प्रथम अध्याय है बड़े भाई साहब। ये प्रेमचंद द्वारा लिखित एक संस्मरण है जिसे हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं उनकी प्रिपरेशन। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन हैं, कुछ लघु हैं कुछ दीर्घ हैं। तो चलिए ध्यान रखिए, ये आपके जो बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं, एनसीईआरटी बुक में जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं ना, उनसे थोड़ा सा अलग हट गए, जो एग्ज़ाम से बनाए गए हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं और साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में पूछे गए भी हैं। इन्हीं को मिला जुला कर आज हम कुछ ऐसे ही प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं बहुत ध्यान से इन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारे पास में, लेखक अपने बड़े भाई के हुक्म को कानून समझने में शालीनता समझता, ऐसा क्यों, और स्पष्ट कीजिए। यानी कि उन्होंने जो अपने बड़े भाई का जितना भी हुक्म है का है उसको वो कानून समझते थे, ऐसा क्यों? लेखक और उसके भाई साहब छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते थे। कहाँ रहते थे? छात्रावास यानी कि हॉस्टल में। लेखक अपने बड़े भाई से उम्र में 5 साल छोटा था। वह 9 साल का और भाई साहब 14 वर्ष के। तो करीबन कितना फर्क आया? पाँच, क्या कहते हैं, उम्र उनकी 5 वर्ष छोटा था, यानी कि 5 वर्ष का डिफरेंस था। उम्र और अनुभव के इस अंतर के कारण उन्हें लेखक की देखभाल और डांट डपट का पूरा अधिकार था, और उनकी बातें मानने में ही लेखक की शालीनता थी। भाई, पेरेंट्स ने दो भाइयों को अगर पढ़ने के लिए भेजा है, एक भाई 5 साल आपसे अगर बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका गार्जियंस के तौर पर उस हॉस्टल में रहेगा। वो जैसा कहेगा उसकी बातों को मानना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो हमारे आसपास नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स जितना ही काम वो वहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है? लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है देखिए, आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई की पुस्तकों को देखकर लेखक किस पहेली का हल नहीं निकाल सके? तो बड़ी जो पुस्तकें थी उनको देखने के बाद वो कौन सी पहेली का हल नहीं निकाल सके? लेखक ने देखा कि बड़े भाई साहब ने अपनी पुस्तकों और कॉपियों के पृष्ठों और हाशिए पर जानवरों की तस्वीरें बना रखी हैं, या ऐसे शब्दों का निरर्थक मेल करने का प्रयास किया है जिनसे किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है। लाख चेष्टा करने पर भी कुछ समझ ना पाने के कारण लेखक के लिए यह अबूझ पहेली बनी रही। वह उम्र में छोटा होने से बड़े भाई की पहेलियों का हल कैसे दे सकता था? अब बड़े भाई की जो आदत थी वो पूरा दिन पढ़ते रहने की थी। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ कि पूरा दिन इंसान कितना पढ़ेगा? पढ़ने में जब उनको थोड़ा सा वो उबने लगते थे तो या तो पिक्चर्स बनाने लगते थे या कुछ ऊट पटांग चीज़ें लिखने लगते थे। यही उनकी कॉपियों में पीछे की साइड में लिखा हुआ मिलता था। अब जब छोटे भाई ने ये सारी चीज़ें देखी तो उसकी समझ के बाहर, क्योंकि उसके लिए ऐसी कंडीशन कभी पैदा ही नहीं होती थी। और चूंकि वो भाई इतने बड़े हैं कि उनसे पूछा भी नहीं जा सकता कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसले पर बड़े भाई साहब के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो बड़े भाई साहब ने शिक्षा को लेकर कई बातें कही इस पाठ में, जो आज की शिक्षा नीति पर, उस समय की शिक्षा नीति पर एक व्यंग भी था। भाई साहब को शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में वे जल्दबाजी करने के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार एक मकान बनाने के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है, उसी प्रकार शिक्षा की नींव मजबूत बनाने के लिए वे एक एक कक्षा में 2-3 साल लगाते हैं। तो समझ में आया कि मतलब वो एक ही कक्षा में उनको जो बार बार फेल हो रहे हैं, इसके कारण उन्होंने क्या बताया कि वो जो है वो ये मानते हैं
कि हमें हमारी नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए वो एक क्लास में इतने दिन लगाते हैं। जैसे कि एक मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अपने भाई के रौद्र रूप के दर्शन क्यों हो जाया करते थे? यानी कि लेखक को अपने भाई के जो रौद्र रूप था उसका दर्शन किस तरीके से होता था? लेखक का मन पढ़ाई की बजाय खेलकूद में अधिक लगता था। वह घंटा भर भी पढ़ाई के लिए ना बैठता और मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। यानी कि जैसे ही मौका मिले तुरंत पढ़ाई हॉस्टल छोड़े और मैदान में खेलने के लिए आ जाए। वह तरह तरह के खेल खेलते हुए दोस्तों साथ बातें करते हुए समय बिताया करता था। उसका ऐसा करना और पढ़ाई से दूरी ये भाई साहब को पसंद न थी। वह जब भी खेल कर घर आता तब उसे भाई के रौद्र रूप का सामना करना पड़ता। अब भाई का मानना था कि भाई पढ़ो, लेकिन हमारे लेखक का पढ़ाई में ज़्यादा मन न लगे, वो खेलने कूदने में। और खेल के जैसे ही पहुंचे सामने भाई साहब, अब फिर उन्होंने जो गुस्सा करना शुरू किया उसी को उन्होंने रौद्र रूप का नाम दिया है। प्रश्न संख्या 5 है, खेल में लौटते ही भाई साहब लेखक का स्वागत किस तरह करते थे? अब जब ये खेल कर लौटे हॉस्टल में तो भाई साहब किस तरीके से स्वागत करते थे? उस क्वेश्चन पूछते थे, कहाँ थे? अब इसका जवाब हमारे लेखक के पास नहीं। लेखक जब भी खेल कर घर लौटता तो गुस्साए भाई साहब उससे पहला सवाल यही करते, कहाँ थे? हर बार इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर लेखक भी चुप रह कर देता। मतलब जितनी बारी प्रश्न होता लेखक जवाब नहीं देते, चुप रहते थे। वह अपने द्वारा बाहर खेलने की बात कह नहीं पाता। लेखक की ये चुप्पी कहती थी कि उसे अपना अपराध स्वीकार है। ऐसे में भाई साहब स्नेह और रोष भरे शब्दों से उसका स्वागत करते थे। मतलब डांटते थे, मगर ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज या रुद्र आवाज में बोले। आवाज उनकी जो है वो नम्र ही रहती थी, लेकिन जो बातें कहते थे वो एकदम कटाक्ष होती थी। तो इस तरीके से उनको वो आगे जब खेल के आते थे तो इस तरीके से उनका स्वागत किया जाता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी विषय के बारे में भाई व लेखक को क्या बताते थे? ऐसा कहने के पीछे भाई साहब का उद्देश्य क्या था? अब वो अंग्रेजी के बारे में क्या बताते थे? अंग्रेजी बहुत टफ थी, ये उनका मानना था। भाई साहब लेखक के सामने अंग्रेजी की कठिनता का भयावह चित्र खींचते हुए कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी ना आएगा, यानी कि एक अक्षर भी ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है जिसे हर कोई पढ़ ले। इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। इतने परिश्रम के बाद भी इसे शुद्ध रूप में पढ़ा और बोला नहीं जा सकता। ऐसा कहने के पीछे भाई साहब का उद्देश्य यही था कि लेखक अधिकाधिक पढ़ाई पर ध्यान दे। मतलब वो कठिनता को बताते थे कि इतना मुश्किल है ये सब्जेक्ट, ताकि हमारे लेखक पढ़ने पर ध्यान दें, क्योंकि वो पढ़ते नहीं थे। तो कहते थे ये सब्जेक्ट इतना कठिन है, अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएगा? क्योंकि भाई साहब को भी तो चिंता थी कि नहीं थी। तो वही चिंता वो डांट के रूप में व्यक्त करते थे। प्रश्न संख्या 7 है, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, ऐसा कहकर भाई साहब लेखक को क्या बताना चाहते थे? भाई लेखक जो हैं, हमारे लेखक के जो बड़े भाई साहब थे, वो पूरा दिन रटते रहते थे और परीक्षा में पास होने का प्रयास करते रहते थे। और लेखक यहाँ बिल्कुल ना पढ़े, बहुत कम पढ़े। तो वे कहते थे मुझे देखकर तो कुछ कम से कम जो है सीखो। लेखक के बड़े भाई साहब पढ़ाई के नाम पर किताबें रटने का प्रयास करते। वे रटकर परीक्षा पास करने का प्रयास करते। वे ऐसा करने के क्रम में अक्सर किताबें खोले रहते और खेल कूद मेले तमाशे छोड़कर पढ़ते रहते। फिर भी परीक्षा में फेल हो गए। वे अपने उदाहरण द्वारा ये बताना चाहते थे कि यदि इतना पढ़कर भी मैं फेल हो गया तो तुम सोचो खेलने में समय गंवाने वाले तुम्हारा क्या हाल होगा। यानी कि मैं इतना पढ़ता रहता हूँ, उसके बावजूद मैं फेल हो गया, तो तुम सोचो जो बहुत ही कम पढ़ाई में ध्यान देते हो, अधिकतर तुम्हारा समय खेलने में जाता है, तो तुम कैसे पास होगे? तुम्हारे लिए ये पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, डांट फटकार लगाते भाई साहब लेखक को क्या क्या सलाह दे डालते थे? उनके ऐसे व्यवहार को आप कितना उचित समझते हैं?
तो देखिए, जब वो डांटते थे तो डांट में भी उनकी फिक्र ही होती है ना। तो वही कहते, डांट लगाते लगाते क्या सलाह देते थे और इनका इससे उनका क्या व्यवहार पता चलता था। पढ़ाई छोड़कर खेलकूद में समय गंवाकर लौटे लेखक को भाई साहब खूब डांटते फटकारते और ये सलाह भी दे देते कि जब मैं एक दर्जे में 2-3 साल लगाता हूँ तो तुम उम्र भर एक ही दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। मतलब मैं इतना पढ़ता हूँ तो एक दर्जे में कई साल लगते हैं, और तुम जिस तरीके से पढ़ रहे हो तुम तो एक ही दर्जे में हमेशा पढ़े सड़ते रहोगे, यानी कि हमेशा एक ही दर्जे में रहोगे। इससे बेहतर है कि तुम घर जाकर गुल्ली डंडा खेलो और दादा की गड़ी कमाई के पैसे बर्बाद ना करो। उनकी जो गाढ़ी कमाई है उसको बर्बाद ना करो। उनके इस व्यवहार को मैं उचित नहीं मानता क्योंकि उनके विचार में नकारात्मकता झलकती है। यानी कि वो खुद जो है अपने लिए एक नकारात्मक फीलिंग बना चुके थे कि मैं इतनी बार फेल होता हूँ, तो उन्हें वही नकारात्मक उनके अंदर भरी हुई थी। तो जब वो लेखक को डांटते तो वही चीज़ स्वतः ही उनके सामने, लेखक के सामने आ जाया करती थी, कि जैसे लगता था कि वो बच्चे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो डरा नहीं रहे थे, वो क्या होता था, वो सिर्फ उसे समझाने की कोशिश करते थे कि किसी तरीके से वो पढ़ाई में ध्यान लगाए। भाई साहब द्वारा लताड़े जाने के बाद लेखक को टाइम टेबल बनाता, उसका वर्णन कीजिए। तो लेखक जो टाइम टेबल बनाते थे वो किस तरीके का होता था, इसके बारे में बुक में दिया गया, उसको ध्यान से देखिएगा। भाई साहब द्वारा लताड़े जाने के बाद लेखक जो टाइम टेबल बनाता था उसमें खेल के लिए जगह नहीं होती। इस टाइम टेबल में प्रायः 6 से 8 तक अंग्रेजी, यानी 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब यानी मैथ्स, 9:30 तक भूगोल यानी कि आपकी ज्योग्राफी, फिर भोजन और स्कूल के बाद 4 से 5 तक भूगोल यानी ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर यानी कि आपका व्याकरण, 6 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन और 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 विविध विषय और फिर विश्राम। तो इस तरीके से पूरा टाइम टेबल बना डालते और उस टाइम टेबल में उसके लिए बिल्कुल जगह नहीं होती जो उन्हें सबसे पसंद है, और वो था खेल। इसीलिए ये टाइम टेबल ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं है, जिस दिन क्या ज़्यादा देर तक ही फॉलो नहीं हो पाता था, एक दिन भी फॉलो नहीं हो पाता था। लेखक अपने ही बनाए टाइम टेबल पर अमल क्यों नहीं कर पाता था, क्या कारण था? लेखक का मन पढ़ाई से अधिक खेलकूद में लगता। वह पढ़ने का निश्चय करके भले ही टाइम टेबल बना लेता, पर टाइम टेबल पर अमल करने की जगह उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की सुखद हरियाली, हवा के झोंके, खेलकूद की मस्ती और उल्लास, कबड्डी के दांव पेच और वॉलीबॉल की फुर्ती उसे खींच ले जाती। ऐसे में उसे टाइम टेबल और किताबों की याद नहीं रह जाती। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो खेलों में इतना बिजी रहता था, इतना उनको आकर्षित करता था, तो जो टाइम टेबल बनाते थे वो धरा का धरा रह जाता था और वो खेलने निकल जाते थे। प्रश्न संख्या 11 है, बड़े भाई साहब ने लेखक का घमंड दूर करने के लिए क्या उपाय किया? अब लेखक को घमंड आ गया था कि वो तो कक्षा में बार बार पास होता जा रहा है, वो भी प्रथम फर्स्ट डिवीजन, और हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो फेल होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारे लेखक के अंदर एक घमंड आ गया। तो उस घमंड को लेखक के भाई ने किस तरीके से दूर किया? बड़े भाई साहब ने देखा कि उनके फेल होने और खुद के पास होने से लेखक के मन में घमंड हो गया है। उसका घमंड दूर करने के लिए उसने रावण का उदाहरण देते, यानी कि बड़े भाई साहब ने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण चक्रवर्ती राजा था जिसे संसार के अन्य राजा कर देते थे, यानी कि टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, पर घमंड ने उसका भी नाश कर दिया। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी घमंड उसका नहीं रहा, तो तुम्हें किस चीज का घमंड है जो तुम अपने पास होने का इतना घमंड कर रहे हो? प्रश्न संख्या है 12। अब प्रश्न संख्या 12 में क्या दिए? परीक्षों के संबंध में भाई साहब के विचार कैसे थे, स्पष्ट कीजिए। परीक्षकों के संबंध में भाई साहब के विचार बहुत अच्छे नहीं थे। भाई साहब का कहना था कि परीक्षक इतने निर्दयी होते हैं, यानी कि जो कॉपी चेक करते हैं वो, कि ज्योमेट्री में आ जा बा लिखने की जगह अगर आ बा जा लिखते ही अंक काटकर छात्रों का खून कर देते थे। यानी कि आप लोग जब ज्योमेट्री में ABCD करते हो, अगर उसको आपने ACB कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। तो वही चीज़ वो यहाँ पर कह रहे, क्योंकि पहले हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी तो आ जा बा लिखा जाता था, इस तरीके से अंक काट के छात्रों का खून कर देते थे।
वह भी इतनी सी व्यर्थ की बात के लिए। इन परीक्षकों को छात्रों पर दया भी नहीं आती। तो इन परीक्षकों को यानी एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करते हैं उनके बारे में उनकी ये राय थी। प्रश्न संख्या 13 है, फेल होने पे भी भाई साहब किस आधार पर अपना बड़प्पन बनाए हुए थे? वो था उनका अनुभव। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में फेल होने के कारणों में भाई साहब परीक्षकों का दृष्टिकोण, विषयों की कठिनता, अपनी कक्षा की पढ़ाई की कठिनता का हवाला देकर लेखक को कह रहे थे कि लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं, संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। वे उम्र में बड़े और अधिक अनुभवी होने के आधार पर अपना बड़प्पन बनाए रखते थे। भाई, हमसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो ऐसा तो नहीं है कि कभी हमें उससे ज़्यादा अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वो हमसे उम्र में बड़ा है तो हमेशा उसका अनुभव हमसे बड़ा ही रहेगा। और यही बात यहाँ पर बड़े भाई साहब ने छोटे से कही। प्रश्न संख्या 14 है, भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो चित्र खींचा था उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि उनकी क्लास का जो उन्होंने एक चित्र खींचा था पढ़ाई की, एक स्टैंडर्ड का, उसका क्या असर लेखक पर पड़ा? भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई को अत्यंत कठिन बताते हुए उसका जो भयंकर चित्र खींचा था उससे लेखक भयभीत हो गया। लेखक को इस बात के लिए खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वह स्कूल छोड़कर घर क्यों नहीं भाग जाता है। यानी कि इतना मुश्किल है तो वो कैसे पढ़ेगा, तो मैं तो पढ़ाई छोड़कर वापस घर चला जाता हूँ। इतने के बाद भी उसकी खेलों में रुचि और पुस्तकों में अरुचि यथावत बनी रही। मतलब इतना होने के बाद भी वो खेलों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, किताबों में नहीं। अब वह कक्षा में अपमानित होने से बचने के लिए अपने टास्क पूरे करने लगे थे। यानी कि अब जो कि भाई स्कूल में बहुत सारे टास्क मिलते हैं, होमवर्क मिलता है, तो उन्हें लगता कि ऐसा ना हो कहीं कक्षा में अपमानित होना पड़े, तो वो क्या करते थे, उन टास्क को पूरा कर लिया करते थे। प्रश्न संख्या 15 है, भाई साहब भी कनकौवे उड़ाना चाहते थे, यानी कि आपका पतंग, पर किस भावना के कारण वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनके अंदर ये सोच थी कि मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई का जो है वो गार्जियंस यानी अभिभावक बन के आया हूँ। अगर मैं ही अपना ज़्यादातर टाइम इन पतंगबाजी में लगा दूंगा जो मुझे पसंद है खेलने में, तो मेरे भाई साहब, मेरा छोटा भाई भी वही काम करेगा, फिर उसे मैं पढ़ाई के लिए कैसे प्रोत्साहित कर पाऊंगा। इसलिए वो इतना उड़ाना चाहते थे, मगर इस कारण से यानी कि अपने भाई के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो कभी भी इन पतंगों को नहीं उड़ाते थे। भाई साहब के अंदर भी बचपना छिपा था। इस बचपने को वे बलपूर्वक दबाकर अपनी बाल सुलभ इच्छाओं का गला घोटे जा रहे थे। वे खेलने कूदने और पतंग उड़ाने जैसे कार्य करना चाहते थे, परंतु कर्तव्य और बड़प्पन की भावना के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनका कर्तव्य यहाँ था कि भाई को पढ़ाई में लगाए रहो। तो अगर खुद खेलेंगे तो भाई को कैसे लगाएंगे? यदि वे स्वयं खेल कूद में लग जाते तो लेखक को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करते? तो ये भी एक जरूरी था। अब हम आ गए हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन लॉन्ग का क्या है, भाई साहब के फेल होने और खुद के अव्वल आने पर लेखक के मन में क्या विचार आया? यानी कि भाई साहब फेल हो गए, हमारे लेखक जो है फर्स्ट डिवीजन आ गए, तो लेखक ने इस अवसर पर उनके मन में क्या चीजें चल रही थी? वार्षिक परीक्षा का जब परिणाम आया तो दिन रात किताबें खोलकर बैठे रहने वाले भाई साहब फेल हो गए। उनका छोटा भाई यानी लेखक, जिसका सारा समय खेलकूद को भेंट होता था और बहुत डांट डपट खाने के बाद थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता था, परीक्षा में अव्वल आ गया। यानी कि जो बहुत कम पढ़ाई कर रहा था वो अव्वल आ गया, और जो पूरे दिन रटता रहा वो फेल हो गया। लेखक जब भी बाहर से खेल कर आता तो भाई साहब रौद्र रूप धारण कर कर सूखती बाणों से उसका स्वागत करते और जी भर के लताड़ते। अब उनके फेल होने पर लेखक के मन में विचार आया, क्यों ना वह भी भाई साहब को आड़े हाथों ले और पूछे कि कहाँ गई वो आपकी घोर तपस्या, यानी कि जो पूरा पूरा दिन आप पढ़ा करते थे। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। पर भाई साहब की उदासी और दुख देखकर उनके घावों पर नमक छिड़कने की हिम्मत लेखक की ना हुई, क्योंकि जब भाई साहब फेल हो गए थे तो उनको भी बहुत तकलीफ थी, तो इसीलिए अगर वो कुछ कहते तो घाव पर नमक छिड़कने जितनी कंडीशन हो जाती। अगला प्रश्न है, भाई साहब भले ही फेल होकर एक कक्षा से 2-3 साल
लगाते थे, ठीक है, एक ही कक्षा में फेल हो जाते थे और एक कक्षा में 2-3 साल लगाते थे, पर उनकी सहज बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। स्पष्ट कीजिए कैसे। भाई साहब पढ़ाई के प्रति घोर परिश्रम करते, परंतु एक एक कक्षा में 2 या 3-3 साल लगाते। इसके बाद भी उनकी सहज बुद्धि तीव्र थी। भाई साहब के फेल होने और छोटे भाई के पास होने में उसमें अभिमान की भावना बलवती हो गई। वह आज़ादी से खेल कूद में शामिल होने लगा। वह भाई साहब को मौखिक जवाब तो नहीं दे सकता, पर उसके रंग ढंग से यह जाहिर होने लगा कि छोटा भाई अब भाई साहब के प्रति वैसी अदब नहीं रखता जैसे वह पहले रखता था। भाई की सहज बुद्धि ने बिना कुछ कहे सुने इसे भांप लिया, और एक दिन जब वह खेल कर लौटा तो भाई साहब ने उसे उपदेशात्मक भाषा में खूब खरी खोटी सुनाई। इससे स्पष्ट होता है कि भाई साहब की सजग बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। यानी कि भाई साहब अगर फेल हो गए हैं तो यहाँ पर छोटे भाई को ये आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ही सारी कार्य को करे। ये बात भाई साहब बहुत जल्दी भाप गए और उन्होंने इस बात को समझाने के लिए लेखक को बहुत जल्दी आड़े हाथों ले भी लिया और खूब डांट डपट के उसे समझाया भी ये सारी चीजें। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की जिन कमियों की ओर संकेत करते हुए अपने फेल होने के लिए उत्तरदायी ठहराने की कोशिश की है, उससे आप कितना सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। तो आजकल की शिक्षा नीति पर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं भाई साहब ने, वही पूछी गई हैं। भाई साहब ने उस समय की शिक्षा प्रणाली में जिन कमियों की ओर संकेत किया उसमें मुख्य एक ही परीक्षा द्वारा छात्रों का मूल्यांकन, अर्थात वार्षिक परीक्षा के परिणाम पर छात्रों का भविष्य निर्भर करना। यानी कि पूरा स्कूल बच्चा पढ़ेगा, पूरा साल पढ़ेगा, लेकिन सिर्फ लास्ट के एग्जाम्स के हिसाब से उसका पूरा जो भविष्य है उसका वैल्यूएशन कर दिया जाता है। इस प्रणाली से रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसमें छात्रों के अन्य पहलुओं के मूल्यांकन को ना तो व्यवस्था की और ना उन्हें महत्व दिया जाता है था। इसके अलावा परीक्षकों का दृष्टिकोण भी कुछ ऐसा था कि छात्रों से उस तरह के उत्तर की अपेक्षा करते थे जैसे पुस्तक में लिखा है। तो उस समय क्या होता था कि रटंत पद्धति थी, जैसा लिखा है कि वैसा ही आपको लिखना है। किताब से उत्तर अलग होते ही 0 अंक मिल जाते थे। यद्यपि इन कारणों से ही भाई साहब अपने फेल होने का दोष परीक्षा प्रणाली पर नहीं डाल सकते थे। वे खुद भी तो समझदार, पढ़ने के बजाय रट कर पढ़ते थे, जो उनके फेल होने का कारण बनी थी। इस तरह भाई साहब के विचारों में मैं सहमत हूँ। पास होने के लिए मुझे विषयों को समझकर पढ़ने की जरूरत होती है जो उन्हें नहीं थी। तो यहाँ पर भाई साहब जो थे वो क्या करते थे, रटते थे। यही चीज बताई कि शिक्षा प्रणाली की ये सबसे बड़ा दोष था। तो यहाँ ये अध्याय खत्म हुआ। हमने अच्छे से आपको पूरा समझाने की कोशिश करी कि आपको बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आए, और उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सब निकाल के रख दिए। अब इसी तरीके से आगे अध्यायों के भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।